अस्सलाम वालेकुम। आज जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे ये है एलिमेंट को कोशिश करेंगे सारे के सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लें। मतलब इसमें जो चीज़ें डिस्कस करनी है पहले वो चीज़ें सुन लें। सबसे पहले एलिमेंट को समझना है कि एलिमेंट है क्या, शुरू में कितने एलिमेंट्स है, तो उसके बाद कितने एलिमेंट्स 19वीं सदी तक हुए, अब पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की टोटल नेचर कितनी, यानी कि फिजिकल स्टेट के हवाले से इसकी कितने टाइप्स हैं या वैसे इसकी कितने टाइप्स हैं, सैम्बल क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है और वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। ये चंद एक चीज़ें होती हैं जो कि एलिमेंट के रिलेटेड होती हैं। इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये चीज़ें है क्या। सबसे पहले बात करते हैं जी एलिमेंट होता क्या है। कहता जी हमारे पास, अगर मैं आयरन की बात करता हूँ ना, लोहे की, लोहे के अंदर एटम्स कुछ इस तरह जुड़े होते हैं। ये हमारे पास एटम्स जुड़े होते हैं। अब एटम्स के मिलने से एलिमेंट बनता है। एटम्स के मिलने से एलिमेंट बन रहा होता है, ये बात याद रखिएगा। ये देखिए, ये एक जैसे याद रखिएगा, एलिमेंट बनाने के लिए एक जैसे एटम का होना जरूरी है। दो तरह के अगर एटम मिलेंगे तो वो एलिमेंट नहीं होगा। वो एलिमेंट आप नहीं उसको कह सकते, वो कंपाउंड मिक्सचर या इस तरह कुछ कोई और चीज बन जाएगी, लेकिन उसको एलिमेंट में क्या होगा, सेम टाइप ऑफ एटम आपस में मिले होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो। एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की तादाद। मतलब एटॉमिक नंबर हम कहते हैं, अगर मैं इस एटम को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं तो इसके अंदर कुछ ये वाला सिस्टम होता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इसके अलावा न्यूट्रॉन होते हैं। ये हमारे पास आ गए न्यूट्रॉन। ये रेड वाले प्रोटॉन को सपोज कर लेते हैं और ये जो ब्लैक वाला ये हमारे पास न्यूट्रॉन है। और इस तरह सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सही है। अब ये जो प्रोटॉन की तादाद किसी भी एटम के अंदर होती है उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर। अगर मैं इस एटम के एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो यहां पे 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि यहां पे प्रोटॉन की तादाद ही 2 है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। सही कहता है जी। जो एलिमेंट है पहले नंबर पे वो सेम टाइप ऑफ एटम पे होगा। क्या होगा? सेम टाइप ऑफ एटम, जिसमें एटम सेम तरह के होंगे। सेम टाइप ऑफ एटम। और इसके बाद ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, वो वाले एटम होंगे सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। और इसके अलावा इसके अंदर तीसरी बात कहते हैं, इसको इजीली डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। डिकम्पोज होता है किसी बड़ी चीज को लो, उसको छोटी छोटी चीजों में तकसीम कर दो। इसको कहता है फिजिकल मीन से डिकम्पोज नहीं किया। जैसा ऑर्डिनरी एक वर्ड होता है, ऑर्डिनरी आम जो तरीकाकार है, इसको आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ये कहनी कैन नॉट बी डिकम्पोज, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड। इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। ये 3 बातें याद रखनी है, यही एलिमेंट की डेफिनेशन है। अगर मैं बात करता हूं आज से, जब बिल्कुल केमिस्ट्री का स्टार्ट था तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 9 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। कितने एलिमेंट्स? स्टार्ट में बिल्कुल 9 एलिमेंट्स, स्टार्ट में 9 एलिमेंट्स है। अब 9 एलिमेंट्स में वो मशहूर एलिमेंट्स है। मैं चंद एक एग्जांपल दे देता हूं। मसलन ये लोहा, आयरन, गोल्ड एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। सिल्वर, चांदी जिसको कहते हैं। तो ये तो बहुत पुराने हैं। सही है। यही बात आपने याद रखनी है। शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स है इस तरह के। इसके बाद 19वीं सदी के लास्ट तक। अच्छा, ये 19वीं सदी का मतलब समझिएगा, ये कौन सी सदी जा रही है? 2021 है। ये कौन सी सदी है? 21वीं सदी है। मतलब जहां पे 19वीं सदी की बात कर रहा हूं ना, उसका मतलब यह है कि 1800 से लेके 1899 तक होगी। कहां तक होगी? ये वाली 19वीं सदी होती है। कहता 19वीं सदी के आखिर तक सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे? 63 एलिमेंट। ये इस एरिया के दौरान क्या हुआ? 63 एलिमेंट डिस्कवर, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर। और एक एलिमेंट की डिस्कवरी मैंने आपको बताई हुई है, वो था जी फॉस्फोरस। उसको 1669 में 1669 के अंदर को डिस्कवर किया गया। उसके लिए डिस्कवरी करने के लिए क्या हुआ कि ये कंसीडर किया जाता था कि ह्यूमन यूरिन के अंदर ना ये सोना होता है, जिसका रंग पिंक पिंक सा होता है। सही है, पीला पीला सा होता है, क्योंकि सोने का रंग भी गुलाबी गुलाबी कह दिया,
ये पीला पीला सा होता है, तो इसे कहते हैं ये ह्यूमन यूरिन के अंदर भी सोना पाया जाता है। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक साइंसदान ने 500 गैलन ह्यूमन यूरिन को इकट्ठा किया, उसको गर्म करना शुरू कर दिया। लास्ट में एक सॉलिड टाइप बच गई, उसको मज़ीद गर्म किया। गर्म करने के बाद पता ये तो चल गया कि ह्यूमन यूरिन के अंदर सोना तो नहीं है, लेकिन एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, उसका फॉस्फोरस है। इसी तरह सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, सही है। अब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब हमारे पास अब सही है रिसेंट या प्रेजेंट अभी तक अगर देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। अगर फिजिकल स्टेट के हवाले से बात करता हूँ तो एलिमेंट्स की 3 किस्में हैं। कुछ एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट के अंदर हैं, कुछ सॉलिड में और कुछ गैस में। तो ये कितने हैं हमारे पास फिजिकल स्टेट के हवाले से? फिजिकल स्टेट के हवाले से एलिमेंट के टाइप्स 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। एक कुछ होते हैं हमारे पास सॉलिड, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास लिक्विड होते हैं। लिक्विड बहुत कम है, 2 एलिमेंट्स लिक्विड है, और इसके बाद हमारे पास होते हैं जी गैस। अगर मैं सॉलिड की बात करता हूँ ना, चंद एक एग्जांपल दे देते हैं। सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, ये वाली सारी चीज़ें हमारे पास सॉलिड होती हैं। लिक्विड में मरकरी होता है, Hg, सही है। ये अमूमन थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, सही है। Hg हमारे पास लिक्विड है। गैस की अगर बात करता हूँ ना, तो गैस के अंदर हमारे पास एलिमेंट बहुत सारे मौजूद हैं। मसलन क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। एक होता है ब्रोमीन और एक होता है मरकरी। वह ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा एलिमेंट्स की और भी हमने टाइप्स बनाई हुई हैं। तो ये वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? कुछ एलिमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं सॉलिड स्टेट में, तो ये सॉलिड कहती है मेटल में। कुछ एलिमेंट्स मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, और कुछ मेटलॉइड्स हैं, कुछ मेटलॉइड्स हैं। लेकिन ये 3 हमारे पास टाइप्स हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। कहता है अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो 80% एलिमेंट मेटल्स हैं। कितने परसेंट? ये वर्ड याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में आ जाता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर इन द स्टेट ऑफ मेटल या इन मेटल स्टेट? 80%। कितने? 80% एलिमेंट हमारे पास मेटल्स हैं, 80%, और बाकी 20% कौन सी चीज़ें हैं? नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, सही। अब नॉन मेटल के अगर एग्जांपल देता हूँ, ये आयरन सबसे बेस्ट एग्जांपल है, Fe, सही है। हमारे पास मेटल के एक एक एग्जांपल देंगे। नॉन मेटल के अगर एग्जांपल देता हूँ, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। अगर मैं मेटलॉइड्स की एग्जांपल देता हूँ, जर्मेनियम वगैरह, ये हमारे पास मेटलॉइड्स हैं। अच्छा, मेटलॉइड्स होते क्या हैं? ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज ना, कुछ प्रॉपर्टीज मेटल के साथ मिलती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के साथ मिलती हैं, उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। उसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? मेटलॉइड्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो है सैम्बल। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सैम्बल का इस्तेमाल करते हैं। सैम्बल का लफ्जी मतलब अगर देखें तो अलामत कहते हैं। किसको कहते हैं? अलामत को कहते हैं। चलें, नेक्स्ट चीज हमारे यहां पर जो चीज करनी है वो है सैम्बल। सैम्बल का लफ्जी मतलब होता है अलामत। किसी भी चीज को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये तो सैम्बल हमें क्या इंफॉर्मेशन, ये चीज बनाई क्यों है? सबसे पहले ये चीज सीखिएगा, हमने सैम्बल क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। सैम्बल का फायदा ये होता है कि आप पूरे एलिमेंट का नाम लिखते हो ना, मसलन मैं कहता जी ऑक्सीजन, OXYGEN, वो कहता आप इतना बड़ा लिख रहे हो, अकेला O लिखो, खत्म। यानी हमारा टाइम बचा देता है इजीनेस के लिए। आगे हमने केमिकल रिएक्शन करवाने होते हैं, वहां पे पूरे पूरे वर्ड आप लिखेंगे वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। वहां पे क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सैम्बल का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां पे सैम्बल, ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं? इजीनेस पैदा कर देते हैं। आप पूरा वर्ड ना लिखो, सिर्फ O लिखो। O का मतलब अंडरस्टूड होगा कि ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन पूरा ना लिखो, तो ये हाइड्रोजन पूरा ना लिखो, सिर्फ क्या करो, सिर्फ इसकी जगह पे H लिख दो, खत्म। असल में सैम्बल क्या होती है? एब्रीविएशन ऑफ एलिमेंट। ये एब्रीविएशन ऑफ
एलिमेंट, ये एलिमेंट की एब्रीविएशन है, यानी कि मुख्तसर करके किसी चीज़ को ज़ाहिर कर देना, इसको हम एब्रीविएशन का नाम देते हैं। मुख्तसर करके किसी चीज़ को ज़ाहिर करने का नाम क्या होता है? एब्रीविएशन। अच्छा, ये जो सैम्बल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये कौन कौन सी ज़बान के अंदर हो सकते हैं? पहले नंबर पे या तो ये इंग्लिश में होंगे, लैंग्वेज अगर बात करता हूँ ना, या तो ये किस में होंगे? इंग्लिश में, या ये ग्रीक लैंग्वेज जिसको यूनानी कहते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में हो सकते हैं, या फिर लैटिन, ETC। ये चंद एक लैंग्वेज हैं, अमूमन जो ज़्यादातर है वो ग्रीक लैंग्वेज के हैं, ज़्यादा इसको हम सपोर्ट करते हैं। इंग्लिश के भी कुछ ना कुछ हैं, सही है। ले ये हमारे पास चीज़ होगी। अब इसके बाद सैम्बल को लिखने का तरीकाकार क्या है, रूल क्या है? कहते हैं जी इसका तरीकाकार कुछ ये है कि अगर तो आपका सिर्फ और सिर्फ सैम्बल का एक लेटर इस्तेमाल करना है, मसलन मेरे पास 2 एलिमेंट को मैं सैम्बल लिखने लगाऊं, मेरे पास पहले नंबर पे मैं नाइट्रोजन ले लेता हूँ, नाइट्रोजन से। इसके अलावा मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ जिसके अंदर क्लोरीन, क्लोरीन। अब कहते हैं जी आपने क्या करना है कि अगर तो एक ही सैंबल आपने लिखना है, एक ही लेटर लिखना है, उसको लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखना है आपने? कैपिटल, एन कैपिटल लिखना है। इसको स्मॉलर लिखेंगे, ये आपका गलत होगा। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर तो एक ही लेटर पर आपके पूरे का पूरा सैंबल मुश्तमिल है तो वहां पे कैपिटल यूज करना है आपने, बेशक एन है, एम है, जो भी चीज है। अगर हमारे पास 2 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं आप देखता पॉसिबिलिटी, पहले पॉसिबिलिटी बता देता हूं। आप इसको सी छोटा लिखो, एल बड़ा लिख दो, सी बड़ा लिखो, एल भी बड़ा लिख दो। अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? क्लोरीन को हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ पहले वाला करेक्ट होगा, बाकी ये भी रॉन्ग है, ये भी मेथड रॉन्ग है। याद रखिएगा, अगर कहीं पे लिखें तो ये दोनों मेथड रॉन्ग है, सिर्फ पहले वाला सही है। क्या करना जी, जहां पे 2 अल्फाबेट आ जाए वहां पे क्या करना, पहला अल्फाबेट कैपिटल आए, पहला अल्फाबेट कैपिटल आए, दूसरा अल्फाबेट स्मॉल है। बस ये रूल है जी इसका, इस रूल को ज़हन में रखना है, बाकी काम कुछ भी नहीं है। मसलन मैं एक और एग्जांपल है, कोबाल्ट, COBALT। कोबाल्ट का कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, या ये वाला सी छोटा वो बड़ा? कौन सा सही होगा? पहले वाला। अच्छा, पहले वाला कोबाल्ट का बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप ये लिखते ना, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, कंपाउंड चेंज कर दिया, यानी कि ये वाला भी हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ये वाला तो हरगिज़ नहीं कर सकते ना। ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपने पहला सैंबल बड़ा लिखना है, दूसरा सैंबल छोटा लिखना है। इसके बाद होता है जी वैलेंसी। कौन सी चीज़ आ जाती है? वैलेंसी। अगर मैं वैलेंसी की बात करूं, कहता है ये कंबाइनिंग एबिलिटी होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ। क्या होता है? एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी या एबिलिटी को वैलेंसी का नाम दे रहे होते हैं। क्या होता है? कंबाइनिंग एबिलिटी ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की कंबाइनिंग एबिलिटी होती है टू अनदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ। सही है, ये बात आपने याद रखनी है। मसलन क्या मतलब, 2 मैं एग्जांपल लूंगा, आपने वैलेंसी निकालना सीखना है। क्या मतलब है कंबाइनिंग एबिलिटी? कहते हैं जी हर दुनिया के अंदर हर एक चीज़ ना स्टेबल होना चाहती है, इसी तरह एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना देता है। क्यों बॉन्ड बनाता है? क्योंकि वो भी स्टेबल होना चाहता है, अपने ऑक्टेट या डुप्लेट को मुकम्मल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अपने ऑक्टेट को या डुप्लेट को मुकम्मल करना चाहते हैं। अब कहते हैं जी 2 एलिमेंट आपस में जुड़ गए, आप इसकी वैलेंसी आप किस तरह मालूम कर सकते हैं? 2 हमारे पास कंपाउंड है, तो हमने 2 तरह के कंपाउंड्स पढ़े हुए हैं। एक होता है हमारे पास आयनिक कंपाउंड, एक कौन सा होता है? आयनिक कंपाउंड, और इसके अलावा सेकंड है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड, ये 2 तरह के कंपाउंड है। मैं इन दोनों में वैलेंसी मालूम करना चाहता हूं, किस तरह मालूम की जा सकती है? कहते हैं आयनिक कंपाउंड बनता है ड्यू टू द ट्रांसफर या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। कहता है एक एटम मेरे पास, ये मैं सपोज कर रहा था ए है, ये बी है। अब ये वाला एटम जितना इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा, बेशक अगर एक इलेक्ट्रॉन
एक एटम दूसरे एटम को दे रहा है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। क्या होगी वैलेंसी 1। अगर यही एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरे एटम को, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 2। मतलब आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि वैलेंसी डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हो रहे होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। एक एटम से दूसरे एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इसको वैलेंसी का नाम देते हैं। या फिर इसको और भी कह सकते हैं कि एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की सलाहियत रखता है। मसलन मेरे पास एक एटम ये है, मैं इसकी ना वैलेंसी मालूम करना चाहता हूँ कि ये कितने, ये इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इसने करना अपना ऑक्टेट मुकम्मल। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए पहला तरीकाकार तो ये है कि अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल ले, डुप्लेट मुकम्मल कर ले। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ अगर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर डुप्लेट रूल अप्लाई होगा, बाहर वाले शेलों के लिए डुप्लेट रूल नहीं अप्लाई होगा। तो ये पहला ये है कि आप 6 इलेक्ट्रॉन उसको लूज करवाओ, लूज करवाने बड़े मुश्किल होते हैं। सही है। अब यहाँ पे क्या होता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है ना, बस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब ले रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो -2, क्या होगा वैलेंसी -2। इसी तरह मैं एक और भी एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक एटम ये है, इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अब एटम को देख के बता सकते हैं वैलेंसी कितनी होगी। अब ये वाला एटम है, सोडियम है, वैसे 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने स्टेबल होना है, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। पहला तो तरीकाकार ये ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन ले, 7 कोई भी नहीं देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। जब लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या बन जाएगा हमारे पास पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं 1, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी +1। बस ये तो था जी आयनिक कंपाउंड के केस में आप कितने कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने एटम कोई भी एटम गेन कर रहा है, उसके लिहाज से वैलेंसी को देख लिया। अब इसके बाद आ जाती है जी कोवलेंट कंपाउंड में। किसमें? कोवलेंट कंपाउंड में। अगर मैं कोवलेंट कंपाउंड की बात करता हूँ ना, कहता है जी नंबर ऑफ बॉन्ड के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ बॉन्ड। जितने बॉन्ड होंगे उतनी वैलेंसी है। मसलन मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, ये CH4 है, मीथेन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? मीथेन का नाम देते हैं। जो घरों में गैस आती है उसके अंदर 85% मीथेन होती है। सबसे पहली बात आपने देखनी है, ये वाली चीज, एक लाइन एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। एक लाइन एक बॉन्ड का रिप्रेजेंट कर रही होती है। आपने देखना है यहाँ पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कार्बन एटम के पास कितनी लाइन है, करीब करीब कितनी लाइन है? 4 लाइनें हैं। यहाँ पे कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होगी। कितनी होगी? 4। हाइड्रोजन के पास कितनी लाइन है? एक लाइन एक कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। जितने बॉन्ड बनेंगे उतने हमारे पास वैलेंसी होगी। कार्बन हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। इसी तरह में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बना दो। ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है? 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो 2 होगी। सही। इसके अलावा एक और मैं यहाँ पे बात कर लेते हैं, NH3। NH3 ये रही, ये हमारे पास NH3 की स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे गौर करना, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी? सबसे पहले देखना इसके करीब करीब लाइनें कितनी, बॉन्ड कितने हैं? 3 लाइनें हैं, तो यहाँ पे कहेंगे इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। और इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1। बस ये बात आपने जहन में रखनी है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाली चीज़ आ जाती है, वो है वेरिएबल वैलेंसी। वो कौन सी चीज़ है? वेरिएबल वैलेंसी। हेडिंग दे लें वेरिएबल वैलेंसी। अब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? अब मैथ के अंदर पढ़ा होगा, वेरिएबल को उर्दू में कहते हैं जी मुतगय्यर। उर्दू में क्या कह रहे होते हैं? मुतगय्यर। मसलन हम x को ना वेरिएबल कहते हैं, 2 को कोफिशिएंट कह रहे होते हैं। सही है। और +1 होगा तो यहाँ पे जो 1 होता है इसको हम कांस्टेंट का नाम देते हैं। ये हमारे पास कोफिशिएंट होता है, x वेरिएबल होता है और ये वाली चीज़ कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट का मतलब तो आपको पता है कि ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, वो कांस्टेंट है। मसलन 1 है, ये इसका मतलब है 1 ही है। अब यहाँ पे 2 के साथ x लगा हुआ है, x की वैल्यू कभी तो 2 आ रही होती है, कभी 3 आ रही है, कभी 4 आ रही होती है। सही है। हर क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू सेम नहीं आती, मतलब हर बार चेंज हो रही है। और वेरिएबल का मतलब ही चेंज वाला है। अब वेरिएबल वैलेंसी ऐसी वैलेंसी जो कि चेंज हो। अब कहते हैं कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं
जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। सही है, क्या होता है जी, सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स क्या कर रहे होते हैं, एलिमेंट्स शोज डिफरेंट वैलेंसी, मुख्तलिफ वैलेंसियाँ ज़ाहिर कर रहे होते हैं, डिफरेंट वैलेंसी, मुख्तलिफ वैलेंसी ज़ाहिर कर रहे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ कॉल्ड जिसको हम कह रहे होते हैं वेरिएबल वैलेंसी, जिसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी का नाम दे रहे होते हैं। मसलन कहता है जो आयरन है ना Fe, ये दो तरह की वैलेंसी ज़ाहिर करता है, ये दो तरह की वैलेंसी ज़ाहिर कर रहा था, या एक +2 ज़ाहिर करता है और एक +3 ज़ाहिर करता है आयरन। इसी तरह अगर कॉपर की बात करता हूं ना, कॉपर भी दो तरह की वैलेंसी ज़ाहिर करता है। मसलन कौन कौन सी, एक +1 होती है और एक +2 होती है। अब इन दोनों में ना एक चीज़ याद रखनी है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 बड़ा है, सही है, इसे हम इसको कहते हैं ये हायर वैलेंसी है। ये क्या है, हायर वैलेंसी। और ये 2 क्या है, छोटा है, इसको कहते हैं लोअर वैलेंसी, लोअर वैलेंसी। सेम इसी तरह हायर और लोअर का कॉन्सेप्ट है। +1 छोटा है 2 की निस्बत, इसलिए क्या होगा, लोअर वैलेंसी। ये क्या होगी, हायर वैलेंसी, हायर वैलेंसी। अब इसका नाम देने का तरीकाकार यह है कि अगर आपके पास लोअर वैलेंसी हो तो आपने लास्ट में एक चीज़ यूज़ करनी होती है OUS, और अगर हायर वैलेंसी हो तो IC वर्ड यूज़ करना है। मसलन मैं थोड़ी सी इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे CuCl2 और Cu2Cl2 इन दो कंपाउंड का नाम लिखना चाहता हूँ। इसमें कॉपर के 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ बने हुए हैं, इसलिए कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, 2, सही। इसलिए यहाँ पे ये हायर वैलेंसी वाला है 2, इसलिए यहाँ पे इसको लिखेंगे क्यूप्रिक, CuPPER। कॉपर तो लिखना ही लिखना है, आगे R लगा के देखें। हायर वैलेंसी के लिए हमने क्या कहा जी, IC वर्ड लिखना है लास्ट में। क्या लिखेंगे, IC, लास्ट में आए क्यूप्रिक क्लोराइड, क्लोराइड। सेम इसी तरह मैं अगर इसकी बात करूं, यहाँ पे 2 कॉपर ने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, मतलब एक कॉपर है 1 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे कितनी वैलेंसी हुई, +1। तो यहाँ पे +1 वैलेंसी हुई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कॉपर तो लिखेंगे CuPPER, आगे आपने एक टर्म ऐड कर देनी OUS। लोअर वैलेंसी के लिए ये क्यूप्रस क्लोराइड होगा, क्लोराइड। यानी कि ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप हायर वैलेंसी को, लोअर वैलेंसी को नाम के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आपको मिलेंगे नाम से, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, फेरस फेरिक। इस तरह फेरस FeCl3 फेरिक क्लोराइड होता है, FeCl2 फेरस क्लोराइड होता है। ये हमारे पास था जी एलिमेंट का रिलेटेड, इसको देख लीजिएगा, ये हमारे पास आज के लेक्चर में।